हमारे देश में ऐसी व्यवस्था क्यों है सर? जब हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, जब उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तभी हमारी सरकार जागती है। ऐसा क्यों? 99% कोचिंग संस्थान उन मानकों का पालन नहीं कर रही है। अब 1% की बात मैं नहीं जानता। सबसे बड़ी गलती है कोचिंग संस्थानों की, जिनको अब मैं कोचिंग माफिया कहने लगा हूं। संस्थान से ज्यादा एक माफिया का रूप इन लोगों ने ले लिया। अब पटना में भी एक से एक गुरु घूम रहा है। कोई दरोगा गुरु है, कोई रेलवे गुरु है, कोई गुरु है। और ये लोग गुरु कम है और गुरु घंटाल ज्यादा है। ये लोग सब अभी अंतर्धान हो गए हैं। सबका मोबाइल ऑफ है और अवध ओझा हो, विकास दिव्यकीर्ति हो, ये जो अवतारी पुरुष लोग हैं कोचिंग की दुनिया के, सब गायब। पिछले दिनों दिल्ली में हुई भारी बारिश ने देश के 3 कर्णधारों की जिंदगी छीन ली। आप सबको पता होगा कि राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पढ़ाई करने वाले 3 जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 जो छात्र थे, उनकी जो है डूबने से मौत हो गई, जिनमें एक हमारी बिहार की बेटी श्रेया भी थी। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पे आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। हम कई सवाल लेकर के इनके पास पहुंचे हैं। एक करके तमाम सवालों का जवाब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपका। सर, हमारा सवाल सबसे पहले है कि इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में जो है राजनीति शुरू हो गई है। सदन से लेके सड़क तक जो है हंगामा हो रहा है। छात्र सड़कों पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं सदन में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब इस देश में राजनीति तो होती है और क्या होता है। देखिए दर्शकों को ये सारा मामला मैं बता दूं। ये 27 जुलाई की बात है और दिल्ली में एक इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर, और वहां पर ये राव का आईएएस स्टडी सेंटर था। राव एक बड़ा नाम है कोचिंग के क्षेत्र का, और उसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। बेसमेंट को आप हिंदी में तहखाना कह सकते हैं, जमीन के नीचे बना रहता है। उसमें पुस्तकालय चल रहा था और शाम का समय था 6:30 बजे के आसपास, और उसमें लड़के लड़कियां उस बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और दिल्ली में बहुत बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद अचानक जो बारिश का पानी था वो बेसमेंट में घुस गया जी। और बेसमेंट का जो दरवाजा था वो बायोमेट्रिक लॉक वाला था, वो बंद हो गया और किसी से खुल नहीं रहा था। तो एक तरह से वो लोग सब उसमें फंस गए। जब तक सूचना दी गई अधिकारियों को, फिर पंप लाया गया, पानी निकाला गया, एनडीआरएफ के गोताखोर आए, तब तक काफी देर हो चुकी थी। और उसमें 3 लड़कों की, दो लड़कियों और एक लड़के की मौत हो गई है ना। उनका नाम है श्रेया यादव, तान्या सोनी और एक है डेलविन। तो 3 की मौत हो गई। अब ये बहुत दुखद बात है। अब जो लड़के लड़कियां गए थे यूपीएससी का सपना लेके, उनकी इस तरह से मौत हो जाए तो क्या कहा जाए। उसके बाद जो राजनीति इस देश में शुरू होती है, तो ये संसद से सड़क तक राजनीति हो रही है। और राजनीति यही होती है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है। अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दिल्ली में जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी की है, तो उसको भाजपा वाले घेर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट जो जनरल है उपराज्यपाल दिल्ली का, उन पर उनके माथा पर ठिकरा फोड़ रही है। तो यही हो रहा है। लेकिन ये बहुत त्रासदीपूर्ण काम है। और कल देखिए वहां 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है, क्योंकि उनके भी जो क्लासरूम थे या लाइब्रेरी थे वो बेसमेंट में चल रहे थे। उसमें दृष्टि आईएएस जैसा नामी कोचिंग संस्थान है, जो विकास दिव्यकीर्ति चलाते हैं और यूट्यूब पर आके काफी बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं। और विकास दिव्यकीर्ति के बारे में दर्शकों को याद दिला दूं कि भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने जब गीत गाया था यूपी में काबा, तो उसके पति हिमांशु को तुरंत विकास दिव्यकीर्ति ने दृष्टि आईएएस से बाहर निकाल दिया था। मतलब भाजपाइयों को मक्खन लगाने का उत्तम प्रबंध था। तो ये लोग सब अभी अंतर्धान हो गए हैं। सबका मोबाइल ऑफ है और अवध ओझा हो, विकास दिव्यकीर्ति हो, ये जो अवतारी पुरुष लोग हैं कोचिंग की दुनिया के, सब गायब है। सर जी, सवाल ये है कि गलती किसकी है? जैसे आम आदमी पार्टी की वहां पे सरकार है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि एलजी के अंदर में जो है एमसीडी के कमिश्नर आते हैं, तो कमिश्नर की गलती है। अब कमिश्नर की गलती है, एमसीडी के सरकार की गलती है, ये राज्य सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है। गलती किसकी है? अब वही है ना, इसको फेंका फेंकी कहते हैं कि वो उस पर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रहा है। सबकी बात सही है कि ठीक है एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन ये भी बात सही है कि एमसीडी का, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, वो मैं दर्शकों को बता दूं, दिल्ली की पुलिस भी है, वो भी मुख्यमंत्री के अधीन नहीं आती, वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो वहाँ एक तरह से का ड्यूअल शासन व्यवस्था है। एलजी को भी काफी अधिकार है, मुख्यमंत्री को भी है। ये बात सबकी सही है, लेकिन फेंका फेंकी से क्या होने वाला है? यदि अलग अलग भी है तो देखिए सबको तालमेल में से काम करना चाहिए।
है ना। अब कल कोई निकाल के ले आएगा कि केंद्र सरकार के अंदर में नगर विकास मंत्रालय है तो उसने क्या किया, तो वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, सबका बना हुआ है, लेकिन सबको तालमेल में काम करना है। और देखिए उन लोग की तो गलती है ही, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबकी गलती। सबसे बड़ी गलती है कोचिंग संस्थानों की, जिनको अब मैं कोचिंग माफिया कहने लगा हूं। संस्थान से ज्यादा एक माफिया का रूप इन लोगों ने ले लिया है। इन लोग के पास इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं। अभी देखिए दृष्टि आईएएस का इंडिया में 3 जगह शाखाएं हैं, नई दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है। और एक एक शाखा के फिर वहां पर कई केंद्र चलते हैं। जैसे दिल्ली में 4 केंद्र, तो वहां 5 केंद्र, तो वहां 6 केंद्र। अब इन लोगों पर इतना पैसा बरस रहा है और ये लोग एकदम लड़के लड़कियों को जो कहते हैं ना भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं ठूंस के। बेसमेंट में क्यों चलाते हैं? क्योंकि बेसमेंट का भाड़ा कम आता है, यही वजह है ना। तो हर जगह आप शुद्ध लाभ देखिएगा, शुभ लाभ देखिएगा, मुनाफा देखिएगा। 800 लड़के लड़कियां यदि बेसमेंट में रह रहे हो और मान लीजिए अभी ये हुआ, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, एक बात मैं कहता हूं, तो बताइए क्या अफरा तफरी मचेगी, फिर स्टैम्पीड होगा, भगदड़ मचेगी, 50 उसमें मरेंगे। तो इन लोग का कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, बस बात बनाना आता है। और मोटा मोटी वही हाल जो दिल्ली में है, वही हमारे पटना में वही हालत है। पटना में मैं दर्शकों को बताऊं 19,000 के आसपास कोचिंग संस्थान है। पटना के कुछ इलाके हैं, भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर, तो लगता है वहां कुकुर मुत्ते की तरह खुले हुए हैं कोचिंग संस्थान। और पटना में भी एक से गुरु घूम रहा है। कोई दरोगा गुरु है, कोई रेलवे गुरु है, कोई गुरु है। और ये लोग गुरु कम है और गुरु घंटाल ज्यादा है। मतलब ज्ञानी लोग कम है और पैसे बनाने वाले लोग ज्यादा लगता है है। कि ये जितना भी कोचिंग संस्थान है सभी जो है मानकों के अनुसार चल रहे होंगे, निबंधन उन सब का सही होगा, या जो भी मानक निर्धारित किए गए होंगे शिक्षा विभाग के द्वारा, उन मानकों को, तय मानकों पर चल रहे होंगे कोचिंग संस्थान। 99% कोचिंग संस्थान उन मानकों का पालन नहीं कर रही है। अब 1% की बात मैं नहीं जानता, होंगे कुछ उसमें भी ईमानदार, लेकिन 99% कोचिंग संस्थान ना तो ठीक से निबंधित है, ना उनका रजिस्ट्रेशन है, और ना ही वो मानकों का पालन कर रहे हैं कि मतलब क्या सुरक्षा ये होने चाहिए। जैसे अभी मैं देख रहा था कि पटना डीएम ने कल आदेश दिए हैं अलग अलग अनुमंडल में जांच करने के लिए। तो उसमें कई बिंदु हैं। उसमें कहा गया कि निबंधन के बिंदु पर जांच करें, यदि आग लग जाए तो उसमें क्या व्यवस्था है, फायर मतलब निकास द्वार की क्या व्यवस्था है, ये सब कई बिंदु हैं। तो देखिएगा अगर ईमानदारी से जांच हो। समस्या यही है कि सरकार में कोई जांच ईमानदारी से होती नहीं, फिर कुछ अधिकारी जाएंगे और पैसा तहसील के आ जाएंगे कोचिंग संस्थानों से। जैसे दिल्ली के मामले में हुआ सर कि जब ये घटना घट गई, 3 हमारे जो होनहार थे वो इस दुनिया से चले गए। कल के डेट में वो यूपीएससी की तैयारी करते, मतलब पीटी उनका कंप्लीट था, मेंस की तैयारी वो लोग कर रहे थे। मेंस कंप्लीट करने के बाद वो आईएएस आईपीएस बन के हमारे देश की सेवा में आते। लेकिन उनकी जान जाने के बाद कार्रवाई हुई, खानापूर्ति के नाम पे 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था क्यों है सर? जब हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, जब उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तभी हमारी सरकार जागती है। ऐसा क्यों है? सरकार तभी भी नहीं जागती है। अभी भी देखिएगा 1-2 दिन तक ये मामला गर्म रहेगा, उसका फिर लोग भूल जाएंगे, कोई नई घटना हो जाएगी। अभी लगभग 1 महीना पहले यूपी में हाथरस में भगदड़ मची थी ना, एक बाबा के सत्संग में 125 लोग मर गए ना। अब उस घटना की चर्चा भी हो रही है ना, मीडिया में हो रही है ना, हम आप कर रहे हैं, क्योंकि इतनी घटनाएं होती है। तब तक एक घटना पर होता, अब यही घटना है, अभी कुछ 1-2 रोज पर चलेगा हंगामा, फिर तब तक पता चलेगा वहां कोई और घटना हो गई, सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। देखिए पूरा सिस्टम जो है ध्वस्त हो गया है। जो प्रधानमंत्री है ना, वो बात करेंगे विश्व गुरु, अमृतकाल विश्व गुरु, अच्छे दिन, और 24 में 18 घंटे गौतम अडानी की सेवा में लगे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए गौतम अडानी ही हिंदुस्तान है। 142 करोड़ लोगों का देश है, तो उसमें बस गौतम अडानी की सेवा करनी है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, है ना, वो तो माफिया के सामने आज्ञाकारी चपरासी ही बने हुए हैं। जिस माफिया पर मुख्यमंत्री को एक्शन लेना है शासन प्रशासन का, और माफिया के सामने चपरासी के साथ खड़ा रहते हैं। तो ना दिल्ली में प्रधानमंत्री ढंग से काम कर रहे हैं, ना पटना में मुख्यमंत्री ढंग से काम कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? और ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति है। तो क्या होगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखिए नीट में पेपर लीक कर गया। पहले कोई सोचता था कि नीट की परीक्षा पेपर, यूपीएससी में धांधली हो रही, यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, है ना। राम मंदिर की धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 5 महीने में उसकी छत लीक कर रही है। बिहार में रोज 5 पुल बह रहे हैं, किसी दिन 6 पुल बह गए, किसी दिन 4 पुल बह गए, मजाक हो गया है देश। जल संसाधन विभाग का तो हाल ये है कि वहाँ बहालिए फॉल्स निकल गया और उसके बाद परीक्षा भी हो रहा था, बाद में जाकर भेद खुला। तब
तो पूरे देश में जो कहते हैं ना कि एक अराजक माहौल हो गया है, और अराजक माहौल के लिए मतलब कुछ तो जनता की भी गलती है कि ऐसे-ऐसे लोगों को चुन के वो विधानमंडलों में भेजती है, संसद में भेजती है, जो एकदम नकारे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, थर्ड क्लास के लोग हैं, और पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। ये बहुत चिंता की बात है इस देश के लिए। जी। सर, आपको नहीं लगता है कि हमारा शिक्षा विभाग जो है वो चाहे देश स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, तमाम जो शिक्षा माफिया जिसको हम कहते हैं, शिक्षा जो है आज के डेट में एक बिजनेस हो गया है। लोग अपने फायदे के लिए बिजनेस कर रहे हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पर जो है आगे निकल जाते हैं, वो अलग सी बात है। या कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनको बच्चों को पढ़ाने में रुचि होगी, जिनके बदौलत बच्चे पास करते होंगे। मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं लगता है कि आपको इस व्यवस्था को एक बार रिस्टार्ट करने की जरूरत है? नहीं, बस शिक्षा क्या, कौन विभाग बचा है? स्वास्थ्य विभाग में देखिए, वहाँ अराजकता है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाइए, कितने जगह डॉक्टर आते हैं? नहीं आते हैं। जिन डॉक्टरों की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो शहर में बैठ के प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसा उनका सिविल सर्जन के साथ रिश्ता हो गया है कि वो साल में 1 महीने का वेतन सिविल सर्जन को घूस में पहुंचा देते हैं। उनके खिलाफ कोई प्रशासन की कार्रवाई नहीं होती। जब देखिए पूरा जब सिस्टम ध्वस्त होता है, तो क्या शिक्षा विभाग, क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या जल संसाधन विभाग, सारे विभागों का मतलब कहते हैं ना बंटाधार हो गया। जिस विभाग में आप जाइए, पशुपालन विभाग में जाइए तो इतना बड़ा चारा घोटाला हो गया 900 करोड़ का, और वो उस राज्य में, बिहार में, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य। और आपको ऐसे पशुपालन विभाग के कार्यालय निकलिएगा तो देखने को भी नहीं मिलेंगे, और उसमें 900 करोड़ का घोटाला हो गया। तो जब मतलब व्यवस्था ध्वस्त होती है तो सब में ध्वस्त हो जाती है। इसलिए अब क्या है इस देश का, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या होगा। बहुत अराजक स्थिति है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलिए, अमिताभ दास जी को हम लोग सुन रहे थे। इन्होंने तमाम जो है सवाल हमारे थे उनका जवाब दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो देश है, इसमें हर बार ये क्यों होता है कि जब कोई दुर्घटना घट जाती है, तब हमारी सरकारें जागती है। खाना पूर्ति के नाम पे कुछ गिरफ्तारियां होती है, कुछ जो है संस्थान जो बंद किए जाते हैं, जैसे इस मामले में हुआ। लेकिन हम इसके पहले क्यों नहीं जागते हैं कि ताकि कोई घटना हो ही ना, कोई दुर्घटना हो ही ना, इसका उपाय हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इस बारे में एक बार जरूर सोचने की जरूरत है। और जब आप वोट करते हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, और उनको जो है गद्दी सौंपते हैं, उसके पहले, वोट करने से पहले आप एक बार इस बारे में सवाल जरूर पूछिएगा।